हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है विकास पर और किस तरह से बेसिकली इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो ट्विंस जुड़वा बच्चे हों, चाहे किसी भी तरह का फैक्टर हो, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस रहता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। नेचर एंड नर्चर डिबेट और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेगा। सो ऑब्वियसली जिस तरह से हम अपने पहले वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं डेवलपमेंट के बारे में, आज हेरिडिटी से रिलेटेड उतनी ही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट होगा कैसे जन्म से लेकर किस तरह से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का अपना रोल रहता है। सो अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से जिस भी तरीके से हम करते आ रहे हैं डिटेल में करेंगे। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। ओके फाइन। और हाँ, ऑब्वियसली नया सेटअप है तो टाइम लगता है किसी भी चीज़ को एसिमुलेट करने में, किसी भी चीज़ को दूसरी बात करें तो ये ब्राइटनेस इशू और भी जो है सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे प्रॉपरली हम चीज़ों को समझते हैं, सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है। बात करें अगर हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, और हाँ सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ कंटेंट पर फोकस करेंगे। वीडियो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, सो थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लेट्स लर्न हब के वर्ड में आपका स्वागत है। और हम वीडियो देखेंगे तो सारी तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो 1 घंटे का सेशन हो, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जो भी हो, जितनी भी देर का होगा, हम बेहतर कंसेशन बना के चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। और कहते नहीं है कि जहाँ पर जितना अटेंशन वहाँ उतना मज़ा। स्टार्ट करते हैं फिर। और जिन लोगों को पीपीटी में समझ में आता है, डिटेल डिस्कशन का वीडियो बनाएंगे पूरा। मुझे नहीं लगता ऐसा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। खैर, खुद पर विश्वास करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस क्या रहता है डेवलपमेंट पर, मतलब विकास को कैसे प्रभावित करेगी आपकी आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। देखेंगे जिस भी तरह का क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम में बन सकते हैं। और आनुवंशिकता जिस पर आपका बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल रहता नहीं है, क्योंकि आप इससे इनहेरिट करते रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं। मतलब प्रॉपर्टी होती ना तो इस तरह से हम काम करते हैं कि जन्म के फॉर्म से लेकर सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। तो बात करते हैं आनुवंशिकता कि तो जो भी क्वालिटी है, जो भी बेसिकली जितनी भी चीज़ें आप इनहेरिटेट करते हैं जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स से बेसिकली जितनी भी ऑब्जर्विंग से मज़ा से आती हैं, क्या है कि हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है और आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है कि एक स्टैटिक फैक्टर है, मतलब कि स्थिर है, फिक्स्ड है, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप एक दिन में या फिर जीवन पर्यंत आपको पता ही भी ना चले दोनों के इंटरेक्ट में क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल सब कुछ फिक्स्ड होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो वही रहेगी, ऐसा नहीं कि कल कुछ और बन जाएगी। मतलब जब तक पूरा प्रोसेस के थ्रू नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो वह डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, होता रहता है। कोई भी चीज़ें अपने आप में हेरिडिटी से एक्वायर नहीं है, तो वह सब इन्वायरमेंट है। मतलब हेरिडिटी को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है, वो सारा क्या है, हमारा बदलता रहता है। ठीक है, तो अपने जीन्स से एक्वायर क्रोमोजोम से लेकर डीएनए से, मतलब उन सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो भी आपको प्रभावित कर रहा है वो सब क्या है, हमारा वातावरण है। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अलावा हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। वीडियो आइडियो हम चीज़ों को समझते हैं। खैर, इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। मतलब जैसे आप जन्म हुआ और आप कहीं पढ़ने चले गए, कहीं आप इसका मतलब प्रभाव पड़ता है। लेकिन परिवर्तनशील है तो आप विलंगली क्या होता है कि चेंजेस कर सकते हैं, बट हेरिडिटी को आप नहीं बदल सकते हैं। कॉन्सेप्शन के टाइम क्या होता है, गर्भाधान के समय जो चीज़ें हमने पहले से समझ ली हैं, जिनके थ्रू हमको मिल गई हैं, वो चीज़ें आगे चलती रहेंगी। आगे देखते हैं। और कुछ चीज़ें हम इग्नोर नहीं करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट है तो पोर्शन को समझते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर बात होगी तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे। और हाँ, बात करेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, तो जीवन भर उसी से हम लोग सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अपना रोल जो है हमारा बेसिकली चलता रहता है। हेरिडिटी फिक्स्ड है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। जन्म से लेकर मैंने कहा कि गर्भाधान के समय ही समझ आता है। सबसे पहले हम क्रोमोजोम से शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होते हैं, पेयर है। पूछता है ह्यूमन बीइंग में तो 23 हैं, जिसकी वजह से जन्म होता है। अभी तक
तो 23 पेयर होते हैं, इनमें जो 22 हैं वो ऑटोजोम्स हैं, ठीक है। हिंदी में भी ऑटोजोम ही याद रख लेंगे। ऑटोजोम मतलब सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। इसके अलावा जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा बच्चे का जो सेक्स है यानी लिंग है कौन सा होगा, बेटा होगा या बेटी। मतलब बेसिकली मेल या फीमेल डिसीजन 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम करता है, इसी से डिसाइड होगा। अब एक सिंपल सी बात यह है कि आगे बढ़ते हैं, चीज़ समझ में आ रही तो ठीक है। तो मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 होती हैं, पेयर 23 होते हैं और 22 ऑटोजोम्स होते हैं, एंड 23rd जो है सेक्स डिसाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं। अब बात आ जाती है मेल या फीमेल, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो मेल में XY क्रोमोजोम बेसिकली आप सभी जानते ही होंगे, और फीमेल में XX क्रोमोजोम पाया जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, फिर भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे, ज़रूरी है। तो XY जो मेल में XY से कुछ भी हो सकता है, और XX जो है वो बच्चा होगा या बेबी गर्ल, और XY बेबी बॉय। तो मेल चाइल्ड होगा। तो आसान चीज़ें हैं, गलत नहीं है, क्लियर हम लोग करते रहेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, ये फिक्स्ड है, हो जाएगा कि आपका XX है तो बच्चा होगा, बेबी गर्ल होगा, XY है तो मेल चाइल्ड ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये डिस्कशन कर लिया है, तो ये चीज़ें 23rd ऑफ पेयर की वजह से हुआ है। आते हैं ट्विंस पर, जुड़वा बच्चे पर। ट्विंस क्या है? तो जो पूरा जाइगोट तैयार होता है 23rd ऑफ पेयर क्रोमोजोम से। अब इससे बेसिकली जो भी चीज़ें प्रकार है ट्विंस के होते हैं, इसमें फिर भी आगे एनवायरनमेंट की चर्चा करते रहेंगे। जो ट्विंस है मतलब जुड़वा बच्चे जो पहले से आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और दूसरा जो है फैक्टर्नल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल मतलब ये चीज़ें कौन सी होती हैं? मतलब जो बिल्कुल सिमिलेट हो, मतलब देखने में सेम हो, सेक्स सेम हो। इनका अगर बात करें जुड़वा बच्चे की, तो हो सकता है 2 बेटियां हों या फिर 2 बेटे हों, ठीक है। तो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, बात हुई है। इसके अलावा अगर हम आए तो चीज़ें जैसे कि बात कर लेते हैं कि जो दिखते सेम हैं और इनका नाम एक है, मान लो इनको मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। सिंगल सेल और फर्टिलाइट होते हैं। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है। ज़्यादातर आदतें भी सेम होती हैं। अब बात करें फैटर्नल ट्विंस की, तो ये डायजाइगोटिक होते हैं। डाई मतलब सुना होगा आपने, डायसेट सुना होगा। इसका मतलब होता है कि 2 अलग जाइगोट से बनते हैं, ये डायजाइगोटिक बच्चे होते हैं, ये कहलाते हैं। क्या डिफरेंस हो सकता है? सेम भी है, लेकिन मोनोजाइगोटिक कभी अलग नहीं होंगे। और हाँ, सब कुछ प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड कुछ नहीं होता। इसलिए सेशन वाइज हम लोग सीखते रहेंगे, और मैं डिस्कशन करूँगी। और कुछ चीज़ें जो है मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, सो जुड़े रहिए, और CDP क्लास 1 की भी। और हम बात करते हैं नेचर एंड नर्चर डिबेट की। और भाई हाँ, लाइक भी करते रहिए, क्या जाता है। खैर, नेचर का मतलब हेरिडिटी बोलते हैं ना, कि कई लोग भाई नेचर फिक्स्ड होता है, आप नहीं बदल सकते हैं। किसी भी चीज़ का मतलब अपने आप में वो एकदम, जैसे कि एक बैटरो सा एग्जांपल सुना होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है। खैर, ये सिंपल सा एग्जांपल है, तो बात करेंगे उस चीज़ की हम। और कभी सीधे नहीं होती, वही वाला हाल है। मतलब डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली बात करें तो नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। कहें तो हेरिडिटी को नहीं बदल सकते हैं, डायरेक्टली हेरिडिटी से ही जुड़ा हुआ है। और बात करें नर्चर की, तो नर्चर आप मतलब होता है इन्वायरमेंट, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब जब माँ के गर्भ में होते हैं तो एक्सटर्नल जन्म के बाद के समय को प्रभाव करता है, वो एक्सटर्नल होता है। सेक्स से लेकर बेसिकली आप कहाँ रहते हैं, आपकी संस्कृति या नर्चर में जो भी आती है, उसका सब बड़ा रोल है डेवलपमेंट में। नेचर क्या है? हेरिडिटी जो आपको एक बार मिल गई, ये ऐसी थोड़ी सी भी हेरिडिटी जो इम्पोर्टेंस नहीं होगी, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं। प्रकृति और पर्यावरण की डिबेट कहते हैं इसको। प्रकृति जो भी है, नेचर और प्रकृति आपका हेरिडिटी है। एक इक्वेशन समझ में आई होगी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू H/E। H मीन्स हेरिडिटी, E मतलब इन्वायरमेंट। अब ये क्या है? ये एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ का ज्वाइंट प्रोडक्ट है, किसका? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का।
इस चीज़ पर हम हल्का सा भी सोच के देखें तो हम कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। कोई भी मेल या फीमेल किसी की भी बात सुने तो ह्यूमन बींग्स के सिवाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की तो आप चाहे जो भी सोच लें अच्छे से, हमें कोई भी चीज़ इन दोनों से नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट किसी एक से एक्वायर भी है तो समझ बनी रहती दोनों की। वैसे पर हेरिडिटी क्या थी, फिक्स्ड थी, ये आप जान चुके थे। हेरिडिटी कैसी चीज़ें हैं, जैसे कि एंडोमेंट्स हैं जिन्होंने हम जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसा आपको आंखों का रंग, आपके बालों का कलर, नेचर, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, टेम्परामेंट। क्योंकि अगर एक एग्जांपल है तो डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि 40% चांसेस रहते हैं अगर पेरेंट्स को टेंडेंसी है या फिर टेम्परामेंट है, अगर ट्रांसफ़र होते तो हेरिडिटी बुद्धि तो वो आपके, जैसे कि अब मैंने कहा कि आपकी आंखों का रंग, ये सारी चीज़ें हैं उसको जो है प्रभावित करती हैं। उसमें क्या है, पेरेंट्स के थ्रू जो है 40% चांसेस होते हैं, ये बेसिकली बात होती है। तो बात करते हैं, हेरिडिटी ने आपकी लिमिट सेट कर दी है भाई। ये क्या है कि एक अपर, जैसे कि ये एक अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। किसी भी चीज़ को क्या करती है, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अगर हम इंटेलिजेंट है, पेरेंट इंटेलिजेंट है, तो बच्चा बिल्कुल डंप नहीं होगा। तो हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है ऑलरेडी। बीच में फिर इन्वायरमेंट का रोल जो है प्ले होता है सॉरी। तो ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी क्लियर करती। बट जो कुछ चीज़ मैंने कहा कि जो हेरिडिटी है वो पेरेंटिंग के थ्रू मिलती है और बाकी का जो रोल है वो इन्वायरमेंट करता है। तो बात समझ में आती है। अगर मैंने कहा कि इन्वायरमेंट से भी काम नहीं चलता है, अगर आपको कोई डिसीज़ है, पेरेंटिंग जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए बच्चा मेंटली रिटायर्ड है किसी भी वजह से, तो आपको इन्वायरमेंट देके उसको आइंस्टीन नहीं बना देंगे, ठीक है। तो दोनों का रोल रहता है बहुत, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, अगर बात करें तो बहुत सारी बहस रहती है इसमें। ऑलरेडी मनोवैज्ञानिक है, जैसे गाल्टन का है बहुत ज़्यादा प्रभाव, मतलब इन्होंने हेरिडिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जीन्स को भी दी। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को ही या फिर इन्वायरमेंट को ही इम्पोर्टेंस दी है। तो ऐसा नहीं, दोनों का क्या है, अपना रोल है। बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो जो भी है कि बेसिकली अगर आपको लगता है इन्वायरमेंट बेहतर ना मिले, सिर्फ जीन से ही बेहतर करें, या फिर मान लीजिए 2 ट्विंस हैं, एक साथ जन्म लिया, लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। जीन्स जो भी दुनिया में किसी एक के नहीं होते हैं, लगभग एक जैसे, जो क्षमता के बराबर है। मतलब हेरिडिटी सेम, इन्वायरमेंट चेंज कर दीजिए। तो मान लो कि एक को यूएस भेज दिया जाए किसी एक चीज़ के लिए, या 2 अलग अलग तरह की फैमिली में रख दिया जाए, तो अलग अलग चेंजेस आएंगे। हो सकता है एक बच्चा ज़्यादा बेहतर कर पाए, किसी एक को बेहतर एनवायरनमेंट ना कर पाने से। मतलब अगर आप चारों तरफ के साथ एक साथ एक्सपेक्ट करेंगे तो साथ तो बना रहेगा, पर वो क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। एक बात यह है कि दोनों का अपना एक एक रोल रहता है। किसी भी तरह हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हेरिडिटी है या सिर्फ इन्वायरमेंट है, ये एक प्रोडक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि क्या है, अन्योन क्रिया है, किसी ऐसा नहीं होता है। आपका ये जोड़ घटा ले अपने आप में कर लें, ऐसा कभी नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते रहते हैं कि गुणा भाग नहीं करेंगे अपने आप में, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। और जैसा पिछले मैंने बताया है कि आप बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में रख देंगे, चाहेंगे आप उसको चोरों के साथ रख दें और रिस्पेक्ट करेंगे कि वो साधु बन जाएगा, तो ऐसा मुश्किल है, ठीक है। तो हम एम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन क्या है। लेकिन हाँ, जैसे कि हम कुछ चीज़ें बुक्स से हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में, स्कूल में बेसिकली हम उसको कैसे उतारेंगे, तो ये क्या हो सकता है, किस तरह से आपको बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल इनडिविजिबल डिफरेंस का तो मेन कारण होता है, ये वही है जो आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मतलब हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए कोई भी 2 लोग सेम नहीं होते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात है, जो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ अलग ऐसा देखने के आते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, तो वीडियो देखते हैं हमारा, हमको समझ आता है, तो सिर्फ आते हैं इसलिए कि नॉलेज मिल रहा है। सो थैंक यू, उनका भी बहुत ज़्यादा। सब कुछ ठीक है। तो हाँ, बात करते हैं, थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। एम्प्लीफिकेशन, जैसे आप पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, आप बेसिकली हर चीज़ को जान लेते हैं। बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि उसके आधार पर ही उसको बना देंगे, बट अगर आप अवेयर हैं, किसी चीज़ के लिए जान रहे हैं, तब भी आप क्या करते हैं, चीज़ों को बच्चों को समझा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करती है।
दूसरा आप बिल्कुल जिसको कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि बेहतर इन्वायरमेंट, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट को मतलब किसी भी प्रकार से आ जाएंगे तो फिर को बिल्कुल, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, कोई भी दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं तो आ सकती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है कि आप शिक्षक हैं तब भी आप कोशिश करें कि बच्चों को नेसेसरी फ्रीडम, और जो भी बेसिकली इन्वायरमेंट होती है पेरेंट्स के थ्रू होती है, जिसके भी बेहतर एक उनसे क्या होता है कि एक इमोशनल डेवलपमेंट, पोषण की सारी चीज़ें मतलब बेहतर होती रहती हैं। स्पेशली हम थोड़ा सा इंडिया में पीछे हटते हैं, पेरेंटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस बच्चा ठीक है अपने आप में धक्का खाएगा आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें, इसलिए आधी कंट्री जो डिप्रेशन में जी रही है। खैर, तो मोस्टली क्या है कि हम ध्यान रखना है हमें चीज़ों को। जैसे हम पीछे एडोलसेंस समझ रहे थे, उसमें क्या थी कि आप फ्रेंड्स की तरह कहीं ना कहीं जी रहे थे। बात करें कॉलेज और स्कूल लाइफ में क्या बेटर होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज बेटर होता है क्योंकि वहाँ फ्रीडम होती है, अपना अपना जो भी नज़रिया है। तो हमने एडोलसेंस में क्या पढ़ा था, क्या थी, फ्रीडम थी, काम करना होता था। टीचर स्टूडेंट्स में क्या है कि रिलेशन होता था, एक अच्छा रिलेशन होता था, एटलीस्ट वो गिवन फ्रीडम होती थी, जो भी डिस्कस कर पाएँ। दूसरी तरह एक बाकी चीज़ें जो हैं अपने आप में क्या करती थी, मेंटल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें होती रहती, चाहे वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। चीज़ें जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को मिलकर बेस्ट रिजल्ट देती हैं। ठीक है, तो हाँ, कक्षा में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो गई और बहुत बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कौन किस तरह से किस चीज़ को बेहतर समझता है एनवायरनमेंट देकर, या फिर किसी भी तरह से चीज़ें, मतलब सारा कहीं ना कहीं जो है कृत्य नहीं कहूँगी, बट जो आप करते हैं एक्टिविटीज़ हैं क्लासरूम में, बच्चे को बना रही हैं, बिगाड़ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब कि जितने भी निगेटिव हैं या फिर नकारा भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्या है, बच्चों को अफेक्ट कर रही हैं, बच्चों को प्रॉब्लम दे रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड जो भी हमारा चलता रहेगा कि क्या है, जो हमेशा चीज़ें हैं कि चलती रहती हैं, जैसे कि आप कहानी है करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट को समझा, इसके अलावा क्या है कि मेडल्ला है, जो भी है, सेग्रीगेशन है, डेमोनेशन, इसकी बात करें, बट बहुत ज़्यादा केसेस में इम्पोर्टेंट भी है, नहीं है, कराऊंगी भी। अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट था उसका मैंने डिस्कशन किया हुआ है, अच्छे से उसको चीज़ों को समझा है। कुछ चीज़ें इग्नोर नहीं भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो क्रैश कोर्स चलाएंगे इसमें, जो है ECCE के लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली जो भी बहुत सारी चीज़ें मैन्यूएट करती हैं डेवलपमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है मतलब कि रियलिटी जो होती है NTD में भी ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं कि बच्चे का वजन कितना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं होती। कुछ चीज़ें तो इग्नोर करते चलेंगे, जैसे 99.99% चांसेस होते हैं कि शायद आपको एक जगह से डायरेक्टली मिले भी और ना भी मिले। बात करें CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पैडोलॉजी की, तो उसमें क्या होता है, बाल विकास कि कितना भी डीप जाया जा सकता है, कितनी भी थ्योरीज, कितने भी मनोवैज्ञानिक है, जो सारे मतलब रिसर्च कहें तो कॉम्प्रिहेंसिव समझ लेना कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर बनता रहता है, इसका हिसाब नहीं, अगर समझना चाहे तो बहुत ही अंदर जा सकते हैं। तो कहानी यहीं तक थी, जितना भी हम लोगों ने तरीके से समझा। अदरवाइज अगर बात करें कि कोई ना कोई दिक्कत जो है, बट एक लिमिट होती है अंडरस्टैंडिंग। ये कहते हैं कि लिमिट के बाद अंडरस्टैंडिंग की जगह कन्फ्यूज़न होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे पूरा। और हाँ, मैं भूल गई थी, अफ्रेक्सिया और अफेजिया दोनों में अंतर क्या होता है। बॉडली मूवमेंट की तरह अगर हम बात करें तो चीज़ें अपने आप में जो है कि चल नहीं पाती हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आप मसल से फिजिकली कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। अफेजिया सिर्फ बोलने से रिलेटेड होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो। और मैंने कहा था अफ्रेजिया और अफ्रेक्सिया में क्या होता है। अफ्रेक्सिया जब आप बॉडली मतलब कि जो मूवमेंट्स की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मसल्स या फिजिकली कोऑर्डिनेट नहीं बनता है। अफेजिया सिर्फ बोलने से रिलेटेड है, ज़रूरी नहीं आपका फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये भी चीज़ें डिस्कस हो गई। हाँ चलिए, और लाइक शेयर ज़रूर करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।